हेलो चैंपियंस। चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चैंपियन स्क्वायर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। अभ्यास 2025 के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में। और जो हमने लास्ट एपिसोड किया हुआ था वो भी पेपर 2 का ही था। आज हम कुछ नया पैटर्न लेके आ रहे हैं। हम कैसे एक मिनट में 7 मार्कर को डील कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। और हमारे पास 10 मार्कर में कंटेंट अगर कम है, ठीक, आज पैटर्न कुछ नया होगा कि हमारे पास कंटेंट कम है तो हमें कैसे कम शब्दों में चीजों को डील करना है। और इससे हमारी कॉपी भरी भी दिखेगी और हमारा आंसर भी पूरा हो जाएगा। और हमारी जितनी हमने ख्वाहिश बना रखी है कि हमको 7.5 नंबर 8 नंबर लेके आना है, तो एटलीस्ट 7.5 नहीं तो 8 नंबर के साथ, सॉरी 7.5 नहीं 6 नंबर के साथ आपका कम से कम एक एवरेज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको 0 मार्क्स मिलने के कंपैरिजन में 6 नंबर मिलना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि एक एक नंबर मैटर करता है। ये पोस्ट जब आप बड़ी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और जब आपकी पोस्टिंग होती है, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, तो एक एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे साथ के कुछ मित्र यार हैं, उनको मात्र 2 से 3 नंबर कम होने की वजह से जो नायब तहसीलदार मिला, अगर इनके 3 नंबर एक्स्ट्रा होते तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन बन पाते। तो आप सोचिए 3600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे की जो बीच का डिफरेंस है, उसको जो मात्र 3 नंबर ने मैटर कर दिया। अगर 3 नंबर अधिक होते तो 5400 ग्रेड पे पहुंच जाते। और 5400 ग्रेड पे पहुंचने के लिए 3600 ग्रेड पे वाले को 20 वर्ष कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, तब जाके उस ग्रेड पे वो टच कर पाएंगे। तो ये है डिफरेंस नंबर का। ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसलिए हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। खासकर हिंदी मीडियम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रश्न पत्र हल करें तो उसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर आपसे नहीं बनता तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप उस पर अटेम्प्ट जरूर करके आए। खाली कॉपी, खाली दिमाग, खाली घर कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ उसमें लिख के आइए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कभी कभी यही चीज देखने को मिलती है कि इंग्लिश मीडियम क्या करते हैं, जब अभी मैंने अभी यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखी तो वो ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़ रहे हैं। एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आ रहा है वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और अटेम्प्ट करने की वजह से भी एक एक नंबर, दो दो नंबर, डेढ़ डेढ़ नंबर मिलते मिलते ये जो नंबर है ये बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एटीट्यूड आप भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? व्यवसायिक शिक्षा को परिभाषित करिए। फिर मैं बता दूं, ये शिक्षा सेगमेंट पेपर 2 पार्ट बी का सेगमेंट है। उम्मीद है कि आप इस सिलेबस को पढ़ रहे होंगे। देखिए क्या रहता है कि सिलेबस, ये जो टॉपिक है, इस सिलेबस की एक एक, एक वर्डिंग है। ठीक, क्लास में मैं ये बोलता हूं कि अगर आपको अर्जुन बनना है तो आपके पास अब गुरु द्रोणाचार्य नहीं है। तो क्या है गुरु द्रोणाचार्य के? तो भगवान गुरु द्रोणाचार्य हर किसी को दे नहीं सकता था। तो क्या किया उन्होंने? सिलेबस दे दिया सभी को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए सभी को कि भैया ये सिलेबस है, यही गुरु द्रोणाचार्य है, आपको अर्जुन ये चीजें बता बना सकती है। गुरु द्रोणाचार्य बोलेंगे नहीं, बस छपे छपाए प्रिंटिंग मोड में होंगे, प्रिंटेड मोड में होंगे। बस क्या करना है, वो दिए हुए डायरेक्शन को चुपचाप फॉलो करते चलना है। जैसे व्यवसायिक शिक्षा लिखा हुआ, कुछ नहीं करना, डेस्क करना है, उसके बारे में जितनी चीजें आपको पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। और ऐसा करते करते आपकी पर्सनालिटी में जो होगा 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कि व्यवसायिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए, चाहता तो मैं आपको नॉर्मल वाली परिभाषा लिख के दिखा सकते थे, बट हम आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी का जो बड़ा पर्सनालिटी है, कोई एक एस्टेब्लिश्ड पर्सनालिटी है जो सेक्टर पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, अगर हम उनका स्टेटमेंट बोलते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। नॉर्मल परिभाषा तो लिख सकते थे, बट आपको थोड़ा सा मैं मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राधा कृष्णन आयोग। इनका स्टेटमेंट था व्यवसायिक शिक्षा के लिए। तो अगर हम इसको अगर याद कर पाते हैं तो हमारा आंसर और भी ज्यादा सटीक दिखेगा। देखिए क्या है स्टेटमेंट, देख लीजिए। राधा कृष्णन आयोग, व्यवसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है, भाषा शैली भी ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री पुरुष व्यवसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम करके, साथ ही साथ करके उत्तरदायी सेवा के लिए स्वयं को योग्य बनाते हैं। बस इसमें जो कीवर्ड है क्या है, स्त्री पुरुष क्या करती है, व्यवसायिक भावनाओं के साथ जो कमर्शियल एक्टिविटीज करना है, व्यवसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम करके, मेहनत करके उत्तरदायी सेवा के लिए स्वयं को योग्य बनाते हैं। अगर ये परिभाषा नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है ना। क्या करना है, हमको ऐसी शिक्षा प्राप्त करना है, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना है जिससे क्या हो,
रोजगार प्राप्त हो पाए, बस। ठीक है, आप कुशल मानव संसाधन बन पाए। ठीक। व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? जैसे आप नवीन शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो कक्षा 5 के बाद कक्षा 6 से ही व्यवसायिक शिक्षा के लिए एक स्पेशल सेगमेंट ऐड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने हुनर के लिए, अपने कौशल के लिए कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। चाइना और जापान में भी यही चीजें उन्होंने स्टार्ट कर दी थी बहुत पहले, 40-40 वर्षों पहले। तो लोग क्या है कि नॉर्मल एजुकेशन तो जरूर प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपना एक व्यवसायिक कौशल, जो उनका इंटरेस्ट है, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है क्ले आर्ट बहुत अच्छा बनाते हो। तो ये सब एक्टिविटीज जो करते हैं वो कुछ ना कुछ अन्य लोगों से अलग देखने को मिलते हैं और अपना स्वरोजगार भी बना सकते हैं, या किसी सेक्टर पे जब वो काम करने जाएंगे तो वो उस सेक्टर से वेल नोन होंगे, उस जिनको बहुत अच्छे से चीजें उन्हें पता होगी। तो अगर हम इस तरीके से परिभाषा लिख रहे हैं ये राधा कृष्णन आयोग वाली, तो ठीक है, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कुराना है। जब चीजें नहीं बने तो दो चीजें होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए कि भैया और बताओ कितना परेशान कर सकते हो मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर परेशानियां भी लोग थक जाती हैं कि नहीं भैया ये आदमी को कोई भी संकोच नहीं हो रहा है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप एक काम करते हैं हम पीछे हो जाते हैं, अब इसी को आगे बढ़ने देते हैं। यही एटीट्यूड आपको आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैराथन है, आपको बहुत सारा भगवान आपको परेशान भी करते हैं, तोड़ते हैं कि यार इस जो डिप्टी कलेक्टर या एमपीपीएससी के जो सेगमेंट है इसकी तैयारी कर रहा है, कि वो सच में तैयारी कर रहा है, बाय हार्ट तैयारी कर रहा है, या इसको कहीं फोर्सफुली भेजा गया है। तो अगर आपने बाय हार्ट आए होगे तो आप ये छोटी छोटी परेशानी, छोटा छोटा जो हर्डल आएगा ये समझने में, याद करने में, आप इसको बिल्कुल इजीली मोड में लोगे। ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, हम अपनी घरेलू परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। फिर से मैं बता दूं, ऐसी शिक्षा जिसके साथ साथ क्या है, आपको रोजगार प्राप्त हो, आप कुशल मानव संसाधन बन पाए, वही है व्यावसायिक शिक्षा। जैसे आईटीआई करते हैं लोग, आईटीआई। ठीक। फिर आप नर्सिंग का कोर्स करते हैं बच्चे, नर्सिंग का। फिर एमबीए कोर्स करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी करते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक होटल मैनेजमेंट, दोनों अलग अलग चीजें। आप ये चीजें देखेंगे, एमबीबीएस में वैकेंसी आती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के एक मैनेजर की। वो क्या है, व्यवसायिक कौशल है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिप्लोमा कोर्स किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और धीरे से उन्होंने करने के बाद एग्जाम दिया, और एग्जाम करके बाद असिस्टेंट मैनेजर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन बाल कोष। तो अगर इस पैटर्न की चीजें आ जाएं तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बताइए स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके साथ साथ, इसके उद्देश्य के साथ इसका पूरा नाम अगर हो याद आ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1946 में, 1946 में। देखो ये दोस्त, ये इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको, इसमें आपका कोई पुराना ज्ञान नहीं काम आने वाला, प्रीलिम्स में जो आपने फैक्ट पढ़े हुए हैं जरूर काम आने वाले हैं। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर, अगर हेडक्वार्टर लिख दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर में चार चांद लग जाएंगे। हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में है, इसको एक बार देख लीजिए, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसका पूर्व नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन क्षेत्र। ठीक, अगर आप ये लिख पाओ तो ठीक है, नहीं हो गया तो सीधे आप किस में आइए, किस में आ जाए, विशेष में आ जाते हैं। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, रिलेवेंस है, कि बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित है। उसके एजुकेशन में, पोषण में, ठीक, स्वास्थ्य में, और उसके बेटरमेंट में, उसका क्या अच्छा अच्छा कल्याण हो सकता है, उसके लिए ये संस्था समर्पित है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चंस आपको, उनके फैक्ट को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब चीजें आपसे डील हो पाएंगे। अगर खुदा ना खास्ते नहीं बन रहा तो अगर आप ये देखिए, बाल कोष है ना, हमको ऐसा फंड रेज करना है जो बच्चों के उन्नयन के लिए, बेटरमेंट के लिए हो। ठीक, अब यूनाइटेड नेशन है तो यूनाइटेड नेशन होगा तो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए कर रहा होगा, एक स्पेसिफिक किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं कर रहा होगा, पूरे वर्ल्ड के लोग बच्चों के लिए कर रहा होगा। तो ये तो जरूर कर सकते हैं कि भाई बाल कोष बना है तो बाल के लिए होगा, तो बच्चों के लिए होगा, तो वो शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से होगा, पोषण से होगा, उनके ओवरऑल कल्याण के लिए होगा। तो अगर ये लाइनें भी लिख रहे हैं तो एक नंबर के साथ आपका आंसर बहुत अच्छे से चीजें देखने को मिल जाएगा, तब जब आपसे नहीं बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट। फिर हम बता दें कि हम संजीवनी 1.0 बैच लेके आ रहा है 7 तारीख को। फिर से मैं बता दें कि ये लिख लो, याद कर लो, ये बैच पूर्णतः निशुल्क है, फ्री फॉर ऑल। मध्य प्रदेश में पहली बार हम
फ्री में कोचिंग लेके आ रहे हैं। कौन सी वाला बैच लेके आ रहे हैं? वो बैच अपने आप में ये नया इसलिए है, ये वाला बैच इसलिए नया है, क्यों? क्योंकि एमपीपीसी 2024 का जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2024 का नया सिलेबस जो ऐड हुआ है और जो नई नई चीजें यूनिट ऐड हुई हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन माध्यम में आ जाइए। ऑनलाइन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड माध्यम से हम आपको घर बैठे भी क्लासेस दे पाएं। जो इंदौर से बाहर है, इंदौर में है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। टाइम देख लीजिए, टाइम है उसका, टाइम है 5 बजे से लेकर 8 बजे। जब आप खाली होंगे, चाय पीने के लिए निकलते हैं, उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है? क्लास में आना है। ऑफलाइन 3 घंटे की क्लासेस है। उद्यमिता लेके आ रहे हैं हम, पॉलिटी लेके आ रहे हैं, हिंदी लेके आ रहे हैं, ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री लेके आ रहे हैं। ये नए नए जो सेगमेंट ऐड हुए थे, कुछ यूनिट्स ऐड हुई हैं, उन यूनिट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अभी इसमें यूट्यूब पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे संजीवनी बैच की ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस पर आप फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइम बता देते हैं, समय बता देते हैं, 7 तारीख से शाम को 5 बजे से बैच है। ठीक है, फिर ये हमारा अपराजित बैच है। बस 2 मिनट का समय लूंगा। ये अपराजित 2.0 बैच है। 1.0 ऑलरेडी हमारा लॉन्च हो गया है 14 अप्रैल को। कुछ सीटें बाकी है, अगर होना है तो उस पर भी एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो ये हमारा 15 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मॉर्निंग का ही बैच है। अच्छा, अब फिर से आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा हूं, आपके मन में हो रहा होगा कि ये बैच जो है अपराजित अन्य बैच से कैसे अलग है? होना चाहिए क्वेश्चन। तो अन्य बैच से इसलिए अलग है क्योंकि हम मध्य प्रदेश में पहली ऐसी कोचिंग होगी कि जो एक ही फीस में 2 मेंस दे रहे हैं, 2 बार मेंस पढ़ने का मौका दे रहे हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चे पढ़ाई के ड्यूरेशन में जब चीजें पढ़ते हैं और कॉलेज भी करते हैं, ठीक है, खासकर ये उन कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए भी कि कॉलेज करते करते चीजें स्किप हो जाती है और 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद क्लासेस वाले बोल देते हैं कि भैया हम अब नहीं पढ़ा सकते। तब हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि एक मेंस पढ़िए, साथ ही साथ कुछ चीजें स्किप हो जाती है तो दूसरे मेंस में भी पढ़िए। फीस आपको एक ही बार पे करनी है, एक ही फीस में, नॉमिनल फीस है। आप ये अब हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके इसको क्लियर कर सकते हैं। एक ही फीस में 2 मेंस, एक प्रीलिम्स और इंटरव्यू का गाइडेंस विथ प्रिंटेड नोट्स। फिर सिलेक्टेड मेंटर्स जो हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हो चुके हैं, आप 1 to 1 आके मिल सकते हैं। कुछ मेंटर्स तो आपको 10 बजे से शाम को 6 बजे तक मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उनसे भी है। फिर साथ ही साथ हैंड रिटन सिनॉप्सिस भी दे रहे हैं और 2 वर्षों की रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। अपराजित बैच जो है वो 2.0 है। क्लियर है? 15 तारीख है, मैं आपको बता दूं 11 मई से हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेके आ रहे हैं। अगर 11 मई को सुबह 10 बजे अगर वो आते हैं तो उसमें आपने जितने नंबर प्राप्त किए हैं उस नंबरों के आधार पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे इस बैच में आप बहुत अच्छे से दाखिला ले पाएंगे। और लास्ट और चीज मैं बता दूं कि 4 मई से हम लेकर आ रहे हैं, शाम की क्लासेस रहेगी, 5:30 से रहेगी। इंटरव्यू खासकर जो 2023 और 2024 के जो अभी मेंस के परिणाम आए हैं, इंटरव्यू कॉल हुआ है, उनके लिए स्पेशल इंटरव्यू क्लासेस है। इसका शेड्यूल टेलीग्राम पे डल चुका है। प्रॉपर तरीके से देखिए, एक नॉमिनल आपको फीस पे करना पड़ेगा और मैं आपको बोलता हूं दिए हुए नंबर पे आप यथाशीघ्र क्या करें, रजिस्ट्रेशन करा लें। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस भी हम आपको दे दें, तो घर बैठे अगर आप सीधी सिंगरौली, अलीराजपुर या मुरैना में अगर बैठे हो और क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा 35 दिन का हमने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया कि जिले पे काम करना है, आपकी हॉबी पे काम करना है, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स पे काम करना है, कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए, कैसा आपको बात करना है, इन चीज़ों पर हम प्रॉपर एक क्लासेस हम अरेंज की हमने, सर के गाइडेंस में रहेगी। खासकर हमारे जो रोशनी पाटीदार मैम है, ज्वाइंट कलेक्टर धार हैं, उनके गाइडेंस में भी चीज़ें आपको मिलेगी कि कैसे सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद का जो जीवन काल होता है, कैसे चीज़ें डील करनी होती है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बैच को, इसको जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये स्पेशल होगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है, ठीक, लिटरेसी कितनी है, तो आपको केवल ऐसे 64.46 नहीं लिख देना है, ये फिर आपका आंसर थोड़ा सा अमेच्योर दिखेगा, इमेच्योर नहीं दिखना है, हमको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका आंसर अच्छा दिखेगा।
कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो सीधे 64.46, ठीक है, अगर आप लिख दो, वो डिपेंड करता है थोड़ा सा, अगर ये लिखते हैं तो थोड़ा वेल बिहेव्ड आंसर दिखता है, ठीक, आंसर वो ऐसे सिंगल डिजिट भी बुरा नहीं है, मगर थोड़ा सा आंसर सिस्टमैटिक दिखना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, पीएम श्री योजना। अब जब योजना, एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ डाला है कि योजना पे अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें इसे कैसे डील करना है। जब भी योजना पे चीजें आए तो सबसे पहले आपको डील करना है कि ये कब आई, ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिणाम क्या हुए, ठीक। अगर आपने इन सेगमेंट को पकड़ लिया, योजना है कब चालू हुई, पूरा नाम बताइए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रभाव, इसकी विशेषताएं, अगर आपने इस सेगमेंट को पकड़ लिया तो किसी भी प्रकार की योजनाएं आप बहुत अच्छे से इस आंसर को डील कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। पूरा नाम, प्रधानमंत्री पीएम श्री, ठीक, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, क्लियर है, पूरा नाम जरूर। जैसे अगर केंद्र स्तर पर पीएम श्री चालू हुआ है, ठीक है, पीएम श्री चालू हुआ है, पीएम श्री स्कूल, तो बताइए राज्य स्तर पर, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि राज्य स्तर पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से स्कूल स्टार्ट किए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसको कमेंट में जरूर आप बताइएगा। राज्य स्तर पर कौन से स्कूल की हमने, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की है ना, उन्होंने ये बताया कि हमको इतने इतने स्कूल बनाना है जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रारंभ क्या है, 7 सितंबर 2022, ठीक, रट लीजिए, बिल्कुल आने के चीजें चांसेस हैं पूरा के पूरे, क्यों, शिक्षा सेगमेंट है और शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल एकमात्र ऐसा नई योजना है जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे चल रहे थे उसी को क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त किया और अच्छा किया है, थोड़ा डायनेमिक बना दिया, थोड़ा सा पेंटिंग शेंटिंग कर दिया, थोड़ा सा जो हमारे वॉशरूम खराब थे उसको भी अच्छे कर दिए हैं, ठीक, क्लासरूम को थोड़ा हाईटेक बना दिया। तो उस उन्होंने बोला कि पीएम साहब का उद्देश्य था कि ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग कंडीशन पे है उसको और अच्छा कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाएगा तो हमको नया फिर से फंड नहीं लगाना पड़ेगा नई बिल्डिंग के लिए, तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट था। फिर इसका उद्देश्य क्या है, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। कैसे, स्मार्ट क्लासेस होगी, अच्छे टीचर होंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे हमारी क्लासेस कंप्लीट हो रही होंगी, साथ ही साथ वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना, बुनियादी ढांचा एकदम चुस्त दुरुस्त होगा, जिससे अच्छा होता क्या है, कल भी क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि बुनियादी ढांचा क्यों जरूरी है। एक तो पढ़ने के लिए है ही, बट बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इंटरेस्ट जगता है कि हमारा स्कूल बहुत प्यारा है, हमारे यहाँ स्कूल में हमारे पास खिसकने की अलग अलग स्लाइडिंग वो लगे हुए हैं, छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं, है ना, प्लेग्राउंड है, ये बच्चों को इंटरेस्ट जगाता है कि नहीं यार हमें पढ़ना है, तभी तो बच्चे फिर क्या करते हैं, स्कूल आने के लिए मोटिवेट होते हैं। नहीं तो फिर जानते हो हमारे गांव के और स्कूल छोटे छोटे टाउन के मम्मी पापा क्या है, बच्चों को घसीटते हुए ले जाते कि चलो चुपचाप, आपने आपने फील किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने जरूर फील किया होगा, और क्या फील किया होगा, खुद को याद कर रहे हो कि हमको मम्मी पापा घसीटते हुए ले जाते थे, हम डेली मना करते थे पापा हमें नहीं जाना है, कारण क्यों, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं आता था, मास्टर मार रहे हैं, फिर क्या है कि हमारे टिफिन हम घर से लेके जा रहे हैं तो टिफिन भी छुड़ा ले रहे हैं बच्चे, तो इस टाइप की चीजें में फिर मन नहीं करता था। मगर अब कोशिश ये है भारत सरकार की कि हम इतना अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार कर दें जिससे बच्चों में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट जग पाए, ठीक है। छोटी मोटी बातें थोड़ा बहुत लाइटर मोड में है तो बुरा नहीं मानना है अपन को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में दिव्यांगजनों की स्थिति, ये क्वेश्चन है, भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति यानी कि दिव्यांगजन की क्या करंट पोजीशन है, ये पूछा जा रहा है भारत में, ठीक। अब फिर से मैं बता दूं, ये तब मैंने ये आंसर ये डील किया है, ये तब करना है आपको डील जब आपके पास भरपूर समय हो, 3 मिनट का समय हो, तब डील करना है, ठीक। ये पूरा भर भर के जानबूझ के मैंने दिया है, तो इसका 1 से 2 लाइनों में इंट्रो दे दो, वर्तमान पोजीशन बता दो और शासन की कुछ योजना बता दो 1-2 लाइनों। आइए डिस्कस करते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम या दिव्यांग जन अधिनियम 1995, ये तो एक्ट याद कर लो, हो सकता है 2 मार्कर में आ जाइए, ठीक। तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार यदि यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई शरीर का कोई अंग 40% से अधिक कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, 40%
से अधिक का हिस्सा विकलांग हो, यानी कि उतना फ्रिक्वेंटली नहीं चल रहा हो जितना आम आदमी की चीजें वर्किंग कंडीशन में होती है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? निशक्त जन कहलाएगा, दिव्यांग जन कहलाएगा। ठीक है, दिव्यांग जन कहलाएगा। क्लियर? भारत सरकार ने 21 प्रकार के दिव्यांग जन इन्होंने अलग से क्लासिफाइड किए हैं कि नहीं ये, और आपको 6% तक का उनको रिजर्वेशन दिया गया। 1.5 1.5 चार कैटेगरी में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लोकोमोटिव है, ठीक है, मल्टी डिसेबिलिटीज है और अन्य प्रकार के। ये ये वर्तमान परिस्थिति है, और आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। सिलेबस का क्वेश्चन है, सीधे आउट क्वेश्चन है, इसको तो आपको रट ही लेना है, ये आंसर एकदम एज इट इज आपको छाप देना है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं विकलांग जो व्यक्ति अधिनियम 1995, वह व्यक्ति जिसका शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर 40% से अधिक वर्किंग कंडीशन में नहीं हो, कार्यशील अवस्था में नहीं हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? निशक्त जन कहलाएगा, दिव्यांग जन कहलाएगा। ठीक, अब इसकी स्थिति के बारे में बता देते हैं। अब बता देते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो अभी रिसेंट में हुआ था, 2019 से लेकर 2021 के बीच में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में पाया गया कि देश की जितनी आबादी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग, ठीक, हमारे देशवासी, तो 140 करोड़ में 4.52 आबादी, 4.52 आबादी प्रतिशत आबादी क्या है? दिव्यांग है। साथ ही साथ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यह पाया गया कि लगभग 2.21% क्या है? लोग विकलांग है। क्लियर है? 2.21% लोग विकलांग है। अगर हम आंकड़ों में निकाल के आए तो 2.68 करोड़ लोग सीधे सीधे विकलांग देखने को मिल रहा है। क्लियर है? फिर 2011 में देश में कुल दिव्यांगों का पुरुष का अनुपात 55.9 था और महिला का अनुपात 44.1 था। ये आप याद कर सकते हैं। कितना? 55.9 और 44.1। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम के लोग भी देखो, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे कि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग में बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं कि आंसर राइटिंग में फिर से चीजें रिज्यूम हो, और मेरी वर्डिंग भी कुछ मैं इंग्लिश में भी मैनेज कर रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम के लोग भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखें कि हमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो 55.9% और महिला 44.1% है। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ये एक्ट याद कर लीजिए। दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा एक, 2011 की जनगणना एक, फिर 2011 की जनगणना में पुरुष महिला का अनुपात बता देना है। फिर दिव्यांगता जन अधिनियम 2016 अधिकार 2016 का एक्ट में कितने प्रकार के दिव्यांगों का हमने वर्णन किया है ना, हमने क्लासिफाइड किया है, उसके बारे में बता दो। और 2 योजना बता दो, कौन सी? सुगम्य भारत अभियान, फिर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना की गई। अगर इतना आपने चीजें कर दी तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि धूमधाम से आपको कितने नंबर मिलने जा रहे हैं? तकरीबन तकरीबन 4 नंबर के साथ आपको ये आंसर सुशोभित कर दिया जाएगा। क्लियर है? 4 नंबर आपको धूमधाम से मिलेंगे। क्यों? भरा पूरा है। देखो, और ये इस प्रकार के आंसर में आपको एक नई चीज ये भी मिलेगी कि अशुद्धि नहीं है, शुरू रेखा प्रॉपर से है, मात्राएं प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, फ्लो चार्ट भी लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एरर नहीं है, काटा पीटी नहीं है। ठीक है, जिससे आंसर अप्रोप्रिएट दिख रहा है। हमको आंसर याद रखना, हमको आंसर ना केवल लिखना है बल्कि हमें आंसर दिखाना भी है। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं, आंसर हमको दिखाना भी है। क्यों? क्योंकि वो 1800, 1900, 2000, 3000 कॉपियां चेक करने के बाद आदमी में नीरसता आ जाती है कि नहीं यार अब क्या ही है, वो सेम तो आंसर है। मगर हमको अगर अच्छा आंसर तरीके से बना के दे दिया, तो अगर कमजोर पॉइंट भी आपने लिखे हैं मगर फ्लो में कभी कभी 4 नंबर में मिल गए, और एक एक नंबर मैंने बताया ही था कि डिफरेंस कितना बड़ा पैदा कर देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु किए गए वैधानिक वैधानिक कानूनी और योजनागत प्रयासों का उल्लेख करिए। श्रमिक वर्ग जो हमारे लेबर होते हैं, उनके उत्थान के लिए कौन कौन से कानूनी काम किए गए हैं और योजनागत काम किए गए हैं, उनके बारे में लिखिए। अब आपके पास 1 से 1.5 मिनट बचते हैं, तो कुछ नहीं करना है। 1 से 1.5 मिनट में क्या करना है? खट 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 चीजें आपको लिखिए, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस आंसर को मैंने इस फॉर्मेट में जानबूझ के लिखा। क्यों? आपको चीजें याद होगी, बस आपका पेन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन चीजों को जो दिए हुए हैं 1 से 1.5 मिनट में लिखा जा सकता है।
ये मैंने करीबन करीबन 1.5 मिनट में इसको लिख के अलग कर दिया था। सबसे पहले वैधानिक यानी कानूनी प्रयास, कारखाना अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूर श्रम उन्मूलन 1976, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, रटने वाली चीज है भाई, ठीक। और फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक, मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। फिर खान अधिनियम, जो लोग खान में काम करते हैं, 1952, तो 52, 48, 47, 86, 76, 48, रट डालो इसको। देखिए एग्जाम में आपको पास होना है तो साम दाम दंड भेद, हमको एग्जाम को रट के भी निकालना है। हर चीज आपको समझ में नहीं आएगी, हो सकता है कुछ चीजें फोर्सफुली अपने दिमाग को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई आपको एटलीस्ट 2 महीने तो याद रखना पड़ेगा। जून का महीना आने वाला, 1 तारीख है आज, मुश्किल से मुश्किल 30 से 35 दिन बचे हुए, रट डालो इसको। चीजें एकदम बिल्कुल छपी रहनी चाहिए कि बस पूछा कारखाना अधिनियम, बंधुआ मजदूर, बाल श्रम, औद्योगिक विवाद, न्यूनतम मजदूरी, खान अधिनियम, खट 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 चीजें आए, लिखो फेंको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर योजनागत प्रयास क्या क्या है? योजना के तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम कब चालू हुआ? 2014 में। हो सकता है 2 मार्कर में भी आ जाए। फिर प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना 2019, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कुछ पैसा देते थे और फिर वो पैसा नहीं चुका पाता था तो उसको बधुआ मजदूर बना लेते थे, लाइफ टाइम तक वो और उसकी आने वाली पीढ़ी बधुआ मजदूर बनी रहती थी। उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए ये एक्ट लाया गया। फिर राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति लाई गई। तो इन चीजों को तो याद करना पड़ेगा, इसको समझा के मैं नहीं करूंगा, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप याद करेंगे, ठीक है। मेरी बातें आपको सही लग रही नहीं लग रही, थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक। पिछले 2-3 दिन से जब से मैंने आपको थोड़ा पिन किया है तो कम से कम 8-10 कमेंट तो दिखने लग गए। उम्मीद करते हैं कम से कम 100 कमेंट तो हो यार, है ना। जब कम्युनिकेशन वाइस वर्सा हो, दोनों बाइलिंगुअल, दोनों तरफ से हो, दोनों साइड से हो, बोथ साइड से हो, तो चीजें बहुत अच्छी लगती है कि नहीं यार, मेरे द्वारा जो किया गया एक प्रयास है वो सफल हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक विचार प्रस्तुत करिए। बालिका शिक्षा, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है। होता क्या है, एमपीपीएससी आजकल कुछ नई चीज कर रहे हैं। जब जो टॉपिक को आप 2 मार्कर का लेके चल रहे हैं वो कभी कभी सीधे 10 मार्कर में दिख जाता है, और जब ये 10 मार्कर में दिख जाता है तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि अरे भगवान अब क्या करें। तो इस कंडीशन में करना कुछ नहीं है, मुस्कुराना है। ठीक है प्रभु, आपने हमें 2 मार्कर के क्वेश्चन को 10 मार्कर में लिखने के लिए चैलेंज दिया, ठीक है, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। अब क्या करना है, अपने दिमाग को एक तो सबसे पहले उस टाइम पीरियड में आप एग्जाम हॉल में ठंडा पानी पीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और इसको 3 भागों में तोड़िए कि बालिका शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है बस, ठीक। फिर कौन कौन से सुझाव हैं, ठीक, और कौन कौन सी योजनाएं, इतना सोच लो, ठीक। आराम से आपको 6, 6.5, 7 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, थोड़ा सा आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% थी, जबकि राज्यवार साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 52.41% थी, राजस्थान में इतनी इतनी थी, और बता दे रहे हैं क्या, 52.41, राजस्थान में 52.12 और बिहार में 51.5, जो में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है, ठीक। क्योंकि प्रतिशत देख रहे हैं आप 50 की लाइन में, जब हमारा ओवरऑल साक्षरता दर 70 की रेशियो में चल रहा है तो 100 महिलाओं में 50% महिलाएं ही शिक्षित हैं। अगर हम बड़े कैनवस में देखें, 50% महिला आज भी अनपढ़ की स्थिति में। अगर अगर याद रखिए कि किसी घर में अगर माँ अगर शिक्षित नहीं है तो उसकी पूरी जनरेशन कभी ना मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। मगर अगर माँ शिक्षित है, माँ बहुत सारे विजन के साथ सोचते हैं, तो वो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाती है, बहुत बड़े सपने भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। फिर देखिए, अगर आप ये आंकड़ा नहीं लिख पा रहे हैं तो बालिका शिक्षा की परिभाषा लिख देंगे, भाई बालिका शिक्षा क्या होती है, ठीक। बालिका शिक्षा क्या है ये तो आप लिख सकते हैं, मगर ये आंकड़ा आपको क्या है, एक सॉलिड स्टार्ट प्रदान करता है। फिर क्या है, सुझाव। सबसे पहले आपको सुझाव क्या है, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन सी नई चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले एक बुनियादी ढांचा, अब मैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन भी करूँ। बुनियादी ढांचा, फिर सरकारी नीति, परिवार की भूमिका, फिर अच्छे टीचर, फिर लैंगिक समानता, आर्थिक सहायता और सामुदायिक सामाजिक जागरूकता। क्लियर है। आप आगे तो मैं नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या, परिवार की भूमिका। अगर परिवार में बच्ची को और बेटे को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लैंगिक समानता, जो दोनों चीजें एक सेम है ऑलमोस्ट, तो अगर परिवार में बिटिया को भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है
तो मान के चलिए कि वो परिवार बहुत विकसित परिवार का होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आजकल का जमाना तो बड़ा अजीब सा भी हो गया कि बच्चे कम, बिटिया ज्यादा माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। लड़कों को देख रहे होंगे आजकल, बहुत सारे केसेस आपको मिल रहे होंगे कि लड़के माँ बाप को परेशान कर देते हैं, मगर बिटिया अपने माँ बाप का जीवन के अंतिम दौर तक वो साथ देते हैं कि नहीं पापा हम आपका साथ बनेंगे। और अभी रिजल्ट देखिए, रैंक 1 आया हुआ है। रैंक 1 देखा होगा आपने कि शक्ति दुबे जी आए हुए हैं। तो अब सोचिए कि जब किसी घर में एक एक बिटिया या बालिका रैंक 1 आती है तो उस पूरे शहर का गौरव गान हो जाता है ना। वो शहर अपने आप में बहुत गौरवान्वित फील करता है कि नहीं यार, हमारे हमारे जिले की बिटिया ने काम किया। तो सोचिए कि ये कितना इम्पैक्टफुल होते। तो बिटिया का अगर आपने उनको उसको परवरिश दे दी, अच्छी एजुकेशन दे दी, तो वो परिवार ज्यादा सफल और ज्यादा उसको क्या क्या कहा जा सकता है, हाई माइंडसेट वाला भी बोला जा सकता है, अच्छी सोच वाला बोला जा सकता है। साथ ही साथ फिर अगर उस बिटिया को अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक मिल जाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि नहीं गुड़िया आपको समय समय पर ये करना है। जैसे उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद जो वहाँ का यूनिवर्सिटी, वहाँ से पढ़ाई की, फिर उनके प्रोफेसर ने थोड़ा सा सजेशन दे दिया कि नहीं आपको यहाँ यहाँ चीज़ें करनी है। तो ऐसे करते करते जब आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे तो अच्छे शिक्षक क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये भी फायदा होता है लैंगिक समानता। फिर जान जान लीजिए बेटा और बेटी में जहाँ कुछ भी असमानता नहीं होती, समानता होती कि नहीं। जो अगर दो ब्रेड जब मिल रहे हैं अपने बेटे को तो दो गुड़िया को भी दे रहे हैं, तो ये इक्वलिटी है। उसको ट्यूशन भेज रहे हैं तो इसको भी ट्यूशन भेज रहे हैं। अगर उसको स्कूटी गिफ्ट की है तो बिटिया को भी स्कूटी गिफ्ट की। अगर इक्वलिटी है तो ये सशक्तिकरण है। साथ ही साथ आर्थिक सहायता, देखिए आर्थिक सहायता कैसे समाज सरकार क्या कर रही है कि उन बेटियों को जो ग्रामीण स्तर पे हैं उनको क्या कर रहे हैं, आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं कि भैया पर मंथ हम आपको 500 रुपए या 1500 रुपए पे करेंगे, आप आइए डेली स्कूल आइए, है ना। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी यही कर रही है, स्कूटी दे रही है, ठीक है। फिर साइकिल भी दे रही है, आप आए और आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, ठीक है। फिर सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचा, आप देख रहे होंगे कि स्कूल में क्या है, वॉशरूम टूटे फूटे। अगर ये स्कूल अगर साफ सुथरे हो जाएं, वॉशरूम अच्छे हो जाएं, वेल मेंटेन हो जाएं, और साथ ही साथ थोड़ा पब्लिक सेफ्टी को भी ध्यान रखना। पब्लिक सेफ्टी इट मीन्स जब हमारे जो बहनें हैं अगर अपने स्कूल से घर आ रहे हैं तो इस बीच में ये कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो छेड़म खानी करते हैं, जो अपनी जिंदगी का सबसे निकृष्ट कार्य है ये। अगर इनको अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट बीच बीच में पुलिस या प्रशासन या शासन के द्वारा हो गया कि नहीं, अगर बीच में अगर जो हमारी माताएं सॉरी माताएं क्या, हमारी जो सिस्टर्स हैं आना, जो स्कूल से अपने घर बीच में आ रहे हैं, अगर इस बीच में कोई उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, अगर ये सब चीजें सेफ्टी मिल जाती है तो भी बालिका बहुत अच्छे से स्कूल कंप्लीट कर पाती है, एजुकेशन कंप्लीट कर पाती है और फिर वो देश की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाती है, ठीक है। आर्थिक सहायता प्रोत्साहन, आप थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो आर्थिक सहायता प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य, जो मैंने डिस्कस किया था, स्कॉलरशिप, वित्तीय सहायता। फिर शिक्षा की सामग्री मुफ्त उपलब्ध, जैसे किताबें, यूनिफॉर्म। आप देखिएगा कि हमारे सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म प्रदान की जा रही है। फिर यूनिफॉर्म के साथ साथ किताबें भी माध्यमिक शिक्षा मंडल की दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में भी यही सेम चीजें हैं। फिर मुफ्त रियायती परिवहन, जैसा अभी दिल्ली में चालू हुआ था कि भाई दिल्ली क्या, हमारे इंदौर में ही चीजें चालू है। क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट पास है तो आपको 50% आपको जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको 50% रियायत मिलेगा। इससे क्या होता है कि माँ बाप पे लोड नहीं बढ़ता है, ठीक है, और बिटिया खुशी खुशी पढ़ाई के लिए चली जाती है। फिर सुरक्षा और बुनियादी सुविधा, सुरक्षित विद्यालय परिवहन, ठीक, प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू कर दिया गया, जैसे कि हमारे सीएम राइज में स्कूल लाने और ले जाने के लिए बसेस की सुविधा बनाई दी गई, तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। सुरक्षित एवं स्वस्थ शौचालय, मैंने बताया था सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, साफ सुथरे शौचालय होना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये जो खासकर जो हमारी भगनी है, हमारी बहनें हैं, उनके साथ फिजिकली चैलेंजेस भी होते हैं। तो इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए अगर साफ सुथरा वातावरण मिलता है तो हमारे ये चीजें उनके लिए बहुत अच्छी हो पाएंगी, ठीक। सामुदायिक और सामाजिक जागरूकता, अभियान के माध्यम से, समय समय वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जीवन स्तर, उनके माइंड का स्तर, जीवन स्तर तो ठीक है, उनके बौद्धिक स्तर को उठाना है कि नहीं भैया बेटा और बेटी अब समान हो चुके हैं, असमान नहीं है। अगर बिटिया हो रही है घर में तो उत्सव मनाइए, घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है। साथ ही साथ समुदाय के नेताओं की भागीदारी, अभिभावकों की शिक्षा, साथ में साथ पेरेंट का अच्छा
परवरिश, खुद पेरेंट्स की भी परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भैया उनको, बच्चों को वो इक्वल लेके चलें, बच्चियों पर भी अपने सपने देखें कि नहीं नहीं हमारी बेटी अच्छा कर सकती है। देखिए बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने रैंक 1 की तो बात की, साथ ही साथ कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो चीज़ों को डील कर रहे हैं। अभी हमारी मीना मैडम है जो शायद झाबुआ से आईएएस ऑफिसर है, उनको अभी प्रधानमंत्री उत्कृष्टता प्राइज मिला हुआ। क्यों? अगर सोचिए कि अगर माँ बाप ने सपने नहीं देखे होते या उनको पढ़ाया नहीं होता तो क्या इतना अच्छा आईएएस ऑफिसर भारत को मिल पाता, उस गांव को, उस शहर को आईएएस ऑफिसर मिल पाता? नहीं मिल पाता। ये समझिए, ये है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ठीक, समुदाय के नेताओं की भागीदारी क्या है? अच्छे अगर नेता होंगे तो भाई फंडिंग कर देते हैं कि लीजिए भैया कॉलेज हमारी तरफ से, स्कूल की जो चीजें हमारी तरफ से। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको कुछ क्या कर देती हैं, बालिकाओं को, आसपास के माहौल को बहुत प्रोत्साहित कर देती है। साथ ही साथ लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता पाठ्यक्रम आपको बताइए कि भैया क्या क्या फिजिकली चैलेंजेस आते हैं, फिर अगर आपको गुड टच बैड टच क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस बचपन से लेकर, और ये पहले से ही बेसिक एजुकेशन मिल जाती तो बच्ची बहुत तेज तर्रार भी होते हैं। फिर महिला शिक्षा की भर्ती और महिला रोल मॉडल, महिला रोल मॉडल मैंने बताया था आईएएस मैडम जो है। साथ ही साथ जो अगर बालिका शिक्षा है और स्कूल भी अगर स्पेशली वुमेन सेंट्रिक है, ठीक है, तो हमारी गुड़ियों के लिए गर्ल्स स्कूल है, तो अगर टीचर मेल की जगह फीमेल टीचर होंगी तो उनकी ज़्यादा संवेदनशीलता होगी, वो बहुत अच्छे भाव से उस बिटिया की समस्या को जान पाएंगे, उस बिटिया बिटिया की जो ख्वाहिशें होंगी, जो सपने देखेंगे, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है। फिर सरकारी नीति, उनका कार्यान्वयन, शिक्षा कानूनों का सख्ती से पालन करना, शिक्षा के बजट में वृद्धि करना। फिर है ना, बजट भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तेजी से कोशिश कर रही है, बजट बढ़ा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। फिर उसका निगरानी की भाई टाइम पे पैसा पहुंच रहा है, और पैसा पहुंचने के साथ साथ क्या वो सच में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सब छोटी छोटी चीजें। फिर प्रशिक्षित एवं प्रेरित शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, समय समय पर ट्रेनिंग देना है कि भाई हमको आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाना है, 20 साल पुरानी शिक्षा अब फिजिबल नहीं है, एआई पे काम करिए, ठीक है। फिर रोबोटिक्स पे भी, ये छोटी छोटी जानकारी, आसपास का क्या माहौल चल रहा है, करंट अफेयर से अपडेटेड टीचर होने चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। समय समय पर प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार के माध्यम से, ठीक है, दंड के माध्यम से भी, ये सब चीजें भी मैटर करती है। शिक्षण सामग्री, ये सब कुछ अगर आपको वेल इक्विप्ड टीचर मिलेंगे, अच्छी स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, तो बच्चियों को भी पढ़ने में मजा आएगा। परिवार की भूमिका, परिवार में शिक्षा का महत्व, घरेलू कामों का उचित विभाजन, शिक्षा के लिए समर्थन। विभाजन से तात्पर्य क्या है? बिटिया को यह समझा जाता है कि बस ये कि रोटी पानी करने के लिए बनी है, नहीं, टाइम बताइए, रोटी पानी भी सिखाइए और उसको पढ़ना भी सिखाइए और घर मैनेज करना भी सिखाइए। तीनों चीजें अगर वो करती है तो वो मान के चलिए कि वो जिस घर में भी जाएंगी, जिस घर में तो है ठीक, मगर फ्यूचर में जहां शादी होगी उस परिवार को भी बहुत अच्छे से ये लोग ये चला पाएंगी, ठीक। और याद रखिए कि उस घर में भी जाएंगे तो लक्ष्मी का रूप जाएंगे, और उस घर को बिल्कुल वो उसको चार चांद लगा देंगे, उस घर को भी वो स्वर्ग बना देंगे। ऐसी चीजें करनी है। फिर शिक्षा के लिए समर्थन प्रदान करना है, उनको बताना है कि नहीं भैया, आपको शिक्षा का अगर प्राप्त कर लिया, शिक्षा वो कहते हैं ना, भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, शिक्षा है कि ऐसा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। अभी रिसेंट में 14 अप्रैल को उनकी जयंती संपन्न हुई है, तो ये भी सब चीजें हमारे माननीय मोदी जी का भी यही स्टेटमेंट है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं है, जीवन का निचोड़ है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें दुनिया को अलग बनाती हैं, कैसे? इसी चीज से। अन्य सुझाव, बालिका विद्यालय की स्थापना करना है, फिर महिला शिक्षकों की समय समय पर नियुक्ति करना है, फिर शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण करना, हमने पढ़ लिया। पत्राचार, जो बच्चे कॉलेज से नहीं आ पा रहे हैं, पत्राचार, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो भी बहुत अच्छे से चीजें संपन्न हो पाती है। साथ ही साथ निष्कर्ष लिख दीजिए। निष्कर्षता, बालिका शिक्षा समाज के विकास के लिए एक नींव है, शिक्षित बनती, फिर क्या है, एक मिनट, ठीक, जिससे अपने परिवार और समाज को आगे, जब कोई बिटिया शिक्षित बनती है तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि बिटिया केवल शिक्षित नहीं होगी, वो अपने परिवार को, अपने ये समाज को और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं योगदान देती है। आपने देखा होगा अवनी चतुर्वेदी, ये जो फाइटर प्लेन जो चला रहे हैं, ये सब क्या है, देश का गौरव है। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, न केवल शिक्षा प्राप्त की, और देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए, और आगे कल मैंने भी कल होमवर्क दिया था कि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आइए,
क्वेश्चन आप लेके नहीं आ रहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन कुछ देंगे कि सर मुझे ये परेशानी जा रही है, तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। उम्मीद है कि आप कल आज से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।